हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल DSI फॉर इंग्लिश पे। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको कि द स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो टॉपिक चल रहा है अभी लगातार, और इस पर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज के पीरियड्स। जो पहला पीरियड है, जो पहला एज है, वो ओल्ड इंग्लिश, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन भी पूछा जाता है ओल्ड इंग्लिश के बारे में। तो इसमें एक एक पॉइंट को मैंने कलेक्ट किया है और वो चीज़ मैं आपको कंप्लीट रूप से बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी मार्क्स इस टॉपिक से छूट ना जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही ओल्ड इंग्लिश जो फर्स्ट एज माना जाता है इंग्लिश के दुनिया का, जिसकी स्टार्टिंग आप सबों को पता है कि 5th सेंचुरी से माना जा रहा है, और इस एज को हम लोग ओल्ड सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश के इस पीरियड को ओल्ड एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंग्लो सेक्शन पीरियड। क्यों कहते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि एंग्लो सेक्शंस ने ही इंग्लिश की स्टार्टिंग करी है। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम 449 AD टू 1066 AD। इसका मतलब क्या हुआ कि 449 ईस्वी से शुरू होकर के 1066 ईस्वी तक का जो समय था, जो काल था, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओल्ड इंग्लिश एज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने बनाया है कि इट इज़ कॉल्ड द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश। क्यों चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश? क्योंकि आप सबों को पता है, और आपने अब तक तो सीख भी लिया होगा कि शुरुआती दौर जो होता है वो बिल्कुल जैसे आप देखते हैं छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बचपन को क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड। तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसी तरह से इंग्लिश का जन्म हुआ था। इसलिए इस एज को, यानी ओल्ड इंग्लिश के एज को क्या बोलते हैं? चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश एज। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द डार्क एज ऑफ इंग्लिश। अब ये दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारा इसी में, क्या कि डार्क एज ऑफ इंग्लिश इसको क्यों आखिर हम बोल रहे हैं? डार्क एज ऑफ इंग्लिश इसलिए बोला गया है, ये आपके ऑलरेडी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक में भी लिखा हुआ है, क्योंकि दिस पीरियड वाज फेल्ड टू प्रोड्यूस बेटर लिटरेचर। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस समय लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं था, और ना ही लोग इस चीज़ को समझ पा रहे थे। यदि किसी और लैंग्वेज में लिखा भी था तो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल था। आगे चल के ये चीज़ पता चलेगा कि ओल्ड इंग्लिश वाज वेरी डिफ़िकल्ट। ओल्ड इंग्लिश वाज वेरी डिफ़िकल्ट, ये छोटा छोटा सेंटेंसेज है। ओल्ड इंग्लिश वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ तक क्या लिखा है कि ओल्ड इंग्लिश वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एलिन स्पेलिंग। एलिन स्पेलिंग का मतलब होता है टफ स्पेलिंग, ऑड स्पेलिंग, अनफेमिलियर वोकैबुलरीज। इनकी जो वोकैबुलरीज थे वे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हुआ करते। जैसा आज वोकैबुलरी यूज़ करते हैं धड़ल्ले से, वैसा उस समय नहीं था। ठीक है, जो वोकैबुलरी यूज होती थे अनफेमिलियर, मतलब कि वो बिल्कुल नया नया कुछ भी बोल दिया बस वो वोकैबुलरी हो गया उस समय का। एंड अ टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। देखिए, टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि जो सेंटेंसेस बोला जा रहा होगा या कुछ लिखा भी जाता होगा कहीं पर, तो वो चीज़ कंप्लीट रूप से समझना बहुत मुश्किल था कि आखिर किस स्ट्रक्चर पर ये बेस्ड हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सारे पॉइंट? अगला देखिए, ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा कि ओल्ड इंग्लिश जो था ये एक भाषा उसमें थी नहीं। तो ये बात समझ में आ रहा है कि क्यों ये समझना मुश्किल था, पढ़ना मुश्किल था, इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्यों पकड़ में नहीं आ रहा था? रीज़न यही था, ये सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज में नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डायलेक्ट्स थे। देखिए, इट हैज़ 4 डायलेक्ट्स। इट हैड 4 डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स का मतलब होता है भाषा। डायलेक्ट का मतलब क्या? भाषा, यानी लैंग्वेज। वे कौन कौन से थे? वे थे कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, मार्शियन एंड वेस्ट सेक्शंस। ध्यान दीजिएगा, ये चारों अलग अलग जगह थे। ठीक है, और यहाँ पर जो भाषाएं बोली जा रही है, जो लैंग्वेजेस यूज हो रहा है, उनके सारे लैंग्वेजेस को मिला करके तब जाकर कहीं ओल्ड इंग्लिश में जो लैंग्वेज बोला जा रहा था, मतलब 4 व्यक्ति अगर एक जगह मौजूद हो गए तो चारों डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब बताइए कि कौन किसका समझेगा, कैसे कम्युनिकेट करेगा,
कैसे किसी चीज़ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। ठीक है, यही रीज़न था कि इसको पढ़ने में और समझने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज महसूस होता था। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर, ध्यान दीजिएगा, 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस मतलब सबसे बेहतर इम्पोर्टेंट जो वैल्यू था इसका, जो खोज था वो क्या था, लैटिन एंड स्कैंडिनेविया। ध्यान दीजिएगा, ये लैटिन एंड स्कैंडिनेविया क्या है, ये भी लैटिन भाषा उस समय जो यूज़ किया जाता था लैटिन भाषा था, और एक स्कैंडिनेवियन था। उस लैंग्वेज में जो वर्ड यूज होता था उसको बोला गया लैटिन वर्ड और स्कैंडिनेवियन वर्ड। ठीक है, और ये सारे वर्ड जो थे फॉर राइटिंग रूनिक अल्फ़ाबेट, समझिए कि रूनिक अल्फ़ाबेट लिखने की शुरुआत यहाँ पर स्टार्ट करी गई। ये रोमानिया से आया था, यानी रूस से भी आया हुआ था उस समय, जिससे कि जो वर्ड लिया गया था वो था लैटिन और स्कैंडिनेवियन। ध्यान रखना है, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन वेयर 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस। और ये किस लिए आता है, रूनिक अल्फ़ाबेट्स को लिखने के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर 6th सेंचुरी द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। आफ्टर 6th सेंचुरी द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। ध्यान रखना ये चीज़ की, ये भी पॉइंट है कि इंग्लैंड में 6ठी शताब्दी के बाद क्रिश्चियन लोगों की संख्या बढ़ी है, क्रिश्चियनिटियों की संख्या बढ़ी है। वे लोग जब यहाँ आए, एंड वे यूनिक कैरेक्टर वेयर यूज्ड टू राइट रोमन स्क्रिप्ट। ध्यान रखना है कि ये जो क्रिश्चियंस लोग आए थे, इन लोगों ने ही यूनिक कैरेक्टर्स का यूज़ किया था स्क्रिप्ट लिखने। कौन सा स्क्रिप्ट भाई, रोमन स्क्रिप्ट। ध्यान रखना है कि आज हम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जितने भी अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको उसमें लिखा भी जाता है कि आप रोमन में लिखेंगे कि हिंदी में लिखेंगे, यानी रोमन में लिखेंगे कि देवनागरी में लिखेंगे। तो देवनागरी मतलब सभी जानते हैं कि हिंदी लैंग्वेज होता है, और रोमन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज क्यों होता है, क्योंकि ज़रा सोच के देखिए 6th सेंचुरी में उसी समय से इनके बारे में बातें की जा रही है। और ये सारे स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत क्रिश्चियनिटियों ने किया था, वो भी कहाँ पर, इंग्लैंड में किया था। ठीक है, 6th सेंचुरी के बाद की बात है। इसमें कौन से अल्फ़ाबेट यूज होते थे, रूनिक अल्फ़ाबेट यूज होते थे, जो कि आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, ये सारी चीज़ें ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड है। द रूनिक कैरेक्टर वेयर, जो रूनिक अल्फ़ाबेट्स था, कैरेक्टर्स था, वे स्ट्रेट लाइन होते थे, उसमें कोई कर्व नहीं होता। जैसे आज हम लोग लिखते हैं, ओ लिख रहे हैं इस तरीके से तो कर्व हो जा रहा है, पी लिख रहे हैं तो थोड़ा कर्व जा रहा है, सी लिख रहे हैं तो थोड़ा कर्व जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वे बिल्कुल क्या होते थे, स्ट्रेट। जितने भी कैरेक्टर थे वे बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करते थे। और वो सारे स्ट्रेट कैरेक्टर्स जो है, दे वर फाउंड ऑन वीपन्स, वे सभी चीज़ें किसी न किसी वस्तुओं पर एक सिंबल के रूप में यूज होता था। और सिंबल के रूप में यूज होता था कैसे, कि कोई विपन है उसी का आधार पर कोई एक लेटर बना दिया। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एरो, एरो मतलब सबको समझ में आता है, तीर, एक्स कुल्हाड़ी, नाइफ चाकू, इन सारे चीज़ों पर जो सिंबल हुआ करता था उसे ही कैरेक्टर के रूप में उसको समझ लिया जाता था कि ऐसा ही कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये रोमन अल्फ़ाबेट्स जो थे वो अडॉप्ट किया गया किसके माध्यम से, फर्स्ट टाइम एंग्लो सेक्शंस के माध्यम से। जो क्रिश्चियनिटी भी थे उसमें कुछ लोग जो एंग्लो सेक्शंस थे, क्रिश्चियनिटी भी थे, उन लोगों ने सब फर्स्ट ऑफ ऑल रोमन अल्फ़ाबेट्स को अडॉप्ट किया, जिसमें से कुछ लेटर मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, डब्ल्यू। आप ये चीज़ कहेंगे कि सर जस्ट अभी आपने कहा कि ये स्ट्रेट होता है तो फिर इधर कर्व कैसे हो गया। नहीं, एक्चुअली ये क्रिश्चियनिटियों के द्वारा अपनाया गया था, और ये हमारा एंग्लो सेक्शंस के द्वारा अपनाया गया था, जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। वो भी कब, ज़रा गौर कीजिए, आफ्टर 1066, यानी ओल्ड इंग्लिश के लास्ट टाइम में। और यहाँ जब बात कर रहे हैं, जो रोमन स्क्रिप्ट की बात हो रही है, वो कब की हो रही है, 6th सेंचुरी की बात हो रही है, 600 साल के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, तो इस समय तो ऑलरेडी क्या था, हमारा जो कैरेक्टर यूज होता था वो स्ट्रेट लाइन का हुआ करता था, सिंबॉलिक टाइप का था। चलिए आगे इस टॉपिक में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ जानेंगे, जो हालांकि इस पॉइंट को भी अगर इससे ऐड कर देते थे बहुत ही बेहतरीन, इसका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा अगर कभी लॉन्ग आंसर में, यानी लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन अगर पूछ दे तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में अगर स्टार्ट करें तो इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश भी बोला जाएगा। क्यों? ये गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो होगा, ये था किसके समय की बात है, कि किंग अल्फ्रेड की वजह में। किंग अल्फ्रेड, ये किंग अल्फ्रेड कौन थे ओल्ड इंग्लिश टाइम में? ये थे आपके स्कॉलर। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है गोल्ड किंग अल्फ्रेड वाज ए स्कॉलर, सोल्जर, लॉ गिवर एंड रूलर। यह कानूनदाता थे,
शासक थे, सिपाही थे और विद्वान भी थे। ठीक है, ध्यान रखना कि इनके माध्यम से, किंग अल्फ्रेड के माध्यम से पहला इंग्लिश प्रोज लिखा गया था जिसका नाम था द एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल। द एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल फर्स्ट इंग्लिश प्रोज ओल्ड इंग्लिश टाइम में लिखा गया था। किन के माध्यम से? किंग अल्फ्रेड के माध्यम से। किन के माध्यम से? किंग अल्फ्रेड के माध्यम से। किंग अल्फ्रेड कौन थे? तो स्कॉलर थे, सोल्जर थे, लॉ गिवर थे एंड रूलर थे। कहाँ के? चलिए आगे देखते हैं। इसी समय बताएंगे इंग्लैंड के आसपास के थे। व्हेन ही बिकेम द किंग, जब वे राजा बने थे, देयर वेयर नॉट इनफ स्कॉलर टू रीड द लैटिन सर्विस बुक। ध्यान देना, यह कुछ लिखा हुआ कि लैटिन सर्विस बुक, कि जब किंग अल्फ्रेड राजा बने थे तो उस समय लैटिन सर्विस बुक और कोई भी क्रिश्चियन लिटरेचर हुआ करता था, उसको पढ़ने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने ही ब्राउट इन टीचर एंड स्कॉलर्स, इन्होंने कई शिक्षकों को, कई विद्वानों को विदेशों से लेकर आया, फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से लेकर के आया और स्टार्ट किया क्या? ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन स्टार्ट किया? किसका? तो लैटिन सर्विस बुक जो लिखा हुआ था लैटिन वर्ड में, लैटिन कैरेक्टर्स में, और क्रिश्चियन लिटरेचर बुक जो लिखा हुआ था, क्योंकि क्रिश्चियन लिटरेचर जो बुक था वो हमारा रोमन स्क्रिप्ट में लिखा चला गया, वो बाद में लिखा गया, लेकिन उससे पहले भी क्या था? उससे पहले रूनिक अल्फ़ाबेट में था, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, इसी वजह से तो इनको डार्क एज भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है तब इन्हें गोल्डन पीरियड भी बोला गया है। ठीक है, आप ज़रा सा देखिए कि इस ओल्ड इंग्लिश एज में जो वर्ड का इस्तेमाल होता था वो वर्ड था जिसे रिलीजियस वर्ड से स्टार्ट, उन लोगों के अंदर में भी रिलीजियस भावनाएं थी, वे लोग भी एक दूसरे के रिलीजियस का सम्मान करते थे। उस समय जो वर्ड यूज़ किया जाता था रिलीजियंस के रूप में, जैसे हेवन, आज भी हम लोग यूज करते हैं ना, हेवन यानी स्वर्ग, हेल मतलब नर्क, गॉड भगवान, सीन पाप, एंजिल देवदूत, प्रिस्ट पूजा करने वाले, पादरी, ये सारे चीज़ें, ये सारे वर्ड रिलीजियस वर्ड हैं। और साइंस की दुनिया में जो वर्ड यूज होता था जैसे मास्टर, पेपर, स्कूल, प्लांट, etc। उसके बाद एवरीडे वर्ड, एवरीडे लाइफ में जो वर्ड यूज होता था जैसे बर्थ यानी जन्म, बैंक, कॉल, डाई, गिव, गेट, ये सारे वर्ड जरा गौर से देखिए। इस वर्ड का आज हम लोग बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं, हमेशा जुबान पे रहता है, डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, लेकिन उस समय भी ये वर्ड यूज होता था। और ये वर्ड सोच के देखिए कि कब से यूज़ हो रहा है। आज हम लोग 1500-1600 वर्ष से इंग्लिश को सीखते सीखते आज यहाँ तक इतना ज़्यादा डेवलप कर चुके कि इंग्लिश के सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हैं और समझ करके आज दूसरों को गाइड भी कर रहे हैं और अपने जीवन में कामयाब भी हो रहे हैं। जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, इंग्लिश के हेल्प से हम कई जगह जॉब भी पा रहे हैं और अपने मंजिल को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे, आप चाहें माय डियर स्टूडेंट्स तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए ताकि आप इसका नोट्स बना सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मिडिल इंग्लिश एज को लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ठंडी बहुत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।